नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज इकोनॉमी टुडे में हम बात करेंगे लगातार G20 की जो उपलब्धियां हैं वो अब हमारे सामने आ रही हैं। उसको लेकर अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं और खासतौर से कैसे अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूती मिल रही है, इस पर भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कारोबार जगत की तमाम खबरें क्या हैं, किस तरह की जो रुख है वो बाजार में नजर आएगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप लाइंस पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में थोक महंगाई दर न्यूनतम 0.52% रही है। वहीं अडानी समूह ने ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में $50 अरब के निवेश की घोषणा की है। कंपनी यह निवेश 10 साल में करेगी और भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर से जुड़े सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करेगी। यूपीआई ने एक नया फीचर यूपीआई नाउ पे लेटर शुरू किया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई ने शुरू किया यूपीआई नाउ पे लेटर सर्विस। अब आसानी से होगी पेमेंट और सप्ताह की अगर आखिरी दिन की हम बात करें तो आपको बता दें आज कारोबारी दिन जो है आखिरी कारोबारी दिन बढ़त के साथ फिलहाल जो भारतीय शेयर बाजार है वो खुला है। अभी एक बढ़त जो है इसमें नजर आ रही है। तो टॉप लाइंस आज की अगस्त महीने के थोक में महंगाई दर आप देख सकते हैं 0.52% रही। नकारात्मक अडानी समूह करेगा ग्रीन हाइड्रोजन से $50 अरब का निवेश ये करने जा रहा है। और अब ये नज़र डालेंगे जो खास तौर से गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए, क्या स्थिति है गिफ्ट निफ्टी की आज, ये आपको बता देते हैं। देखिए 16 अंकों का जो इजाफा है इसमें नज़र आ रहा है 16.50 का और इसके बाद 20,234 गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें नज़र आ रहा है। जब बाजार खुला है उस दौरान की अगर खास तौर से बात की जाए करीब 16.5 अंकों का जो इजाफा है उसके साथ गिफ्ट निफ्टी आज खुला है। वहीं अब नज़र डालते हैं सेंसेक्स पर भी, तो आप देख सकते हैं 240.82 अंकों की बढ़त के साथ जो बाजार है वो आज खुला है। सेंसेक्स की अगर बात की जाए और ये 67,759.82 दर्ज किया गया, यानी एक बढ़त जो है इसमें नजर आई। इसके साथ ही निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एक बढ़त रही 57.70 की बढ़त के साथ ये 20,160.80 निफ्टी 50 जो है वो दर्ज किया गया है। यानी जो खुला है अभी तक उसके आंकड़े आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से बढ़त के साथ जो बाजार है वो नज़र आ रहा है। और फिलहाल देखिए किस तरीके के जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। सेंसेक्स की अगर बात की जाए 212.80 की तेज़ी इसमें नज़र आ रही है, यानी 0.32% की। निफ्टी 50 में भी 48.30 अंकों की तेज़ी है, यानी 0.24% की। और साथ ही अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 92.70 की तेज़ी है अंकों की और ये 0.20% की जो तेज़ी फिलहाल नज़र आ रही है। जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको हम बता रहे हैं अभी जिस तरीके से बाजार खुला उसके बाद की जो अपडेट हमारे पास आई हैं। अब नज़र डालते हैं टॉप गेनर्स पे, तो आप देख सकते हैं आज के टॉप गेनर्स M&M की अगर बात की जाए तो ये 1583 दर्ज किया गया, यानी 1.08% की इसमें बढ़त हम देख पा रहे हैं। JSW स्टील की अगर बात की जाए 818.55 ये रहा, यानी 1.06% का इजाफा इसमें नज़र आया। विप्रो की अगर बात की जाए 440.55 रहा, यानी 0.94% का इजाफा इसमें देखने को मिला है। तो टाटा स्टील में 132.80 रहा, 0.87% की तेज़ी इसमें दर्ज की गई है। HDFC बैंक की अगर बात की जाए तो 1655 रहा और यहाँ भी 0.82% की जो तेज़ी है वो दर्ज की गई। तो ये तो बात हुई टॉप गेनर्स की। अब जल्दी से नज़र डालते हैं जो टॉप लॉसेस हैं उनकी अगर बात की जाए। एशियन पेंट की अगर बात करें तो देखिए 3203.70 रहा और यहाँ गिरावट रही 1.10 की। इसके साथ साथ हिंदू यूनिलीवर की अगर बात की जाए तो 2481.70 ये रहा और यहाँ गिरावट आप देख सकते हैं 0.79% की गिरावट दर्ज की गई। टाइटन की अगर बात की जाए तो 3248.75 ये रहा और यहाँ गिरावट रही 0.36% की। इसके साथ साथ कोटक बैंक की अगर बात की जाए तो 1815.55 ये रहा और यहाँ गिरावट रही 0.33% की। जबकि नेस्ले इंडिया की अगर बात की जाए तो 22,412.90 ये रहा और यहाँ गिरावट 0.30% की दर्ज की गई। तो जाना आपने टॉप लॉसेस जो रहे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अलग अलग मार्केट की अगर बात की जाए। ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले यूएस मार्केट की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ भी एक तेज़ी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं डॉ जोन्स की अगर हम बात करें तो
33,330.41 ये रहा, यानी 425.30 अंकों की बढ़त यहाँ नजर आई। इसके साथ साथ S&P 500 की अगर बात की जाए 4,505.10 ये रहा और यहाँ पे 37.66 अंकों की जो बढ़त है वो फिलहाल देखी गई। इसके साथ साथ नेस्डेक की अगर हम बात करें तो 13,926.05 ये रहा और यहाँ 112.47 अंकों की जो बढ़त है वो फिलहाल नजर आ रही है। तो यूएस मार्केट में भी आप देख सकते हैं तेजी रही। इसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट की अगर बात की जाए तो यहाँ भी एक तेजी का दौर हम देख पा रहे हैं। FTSE की अगर बात की जाए तो ये 7,673.08 रहा, यानी 147.09 अंकों की बढ़त इसमें हमने देखी। CAC की अगर बात की जाए तो 7,308.67 ये रहा, यानी यहाँ भी 86.10 की जो बढ़त है वो फिलहाल बनी हुई है। DX की अगर हम बात करें तो 15,805.29 ये रहा, इसी यहाँ 151.26 की जो बढ़त है वो फिलहाल दर्ज की गई है। तो यूरोपियन मार्केट में भी एक तेज़ी जो है वो फिलहाल नज़र आ रही है। अब नज़र डालते हैं खासतौर से एशियन मार्केट का हाल कैसा रहा है। यहाँ भी देखिए हमको जो एक बढ़त है वो नज़र आ रही है। कॉस्पी की अगर पहले बात करें तो 2,602.69 ये दर्ज किया गया, यानी 29.80 अंकों की जो बढ़त है वो यहाँ दर्ज की गई। और इसके साथ साथ इकाई 225 की अगर बात की जाए तो 33,587.29 ये रहा और यहाँ भी 419.13 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। इसके साथ साथ हैंगसेंग की हम बात करें तो 18,361.98 ये दर्ज किया गया और यहाँ 314.06 की जो बढ़त है वो फिलहाल दर्ज की गई है। तो यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट कहीं की भी अगर हम बात करें, यूएस मार्केट का भी हाल हमने आपको बताया, तो कहीं ना कहीं जो बढ़त है वो लगातार अलग अलग जो मार्केट्स हैं उसमें बनती हुई नज़र आ रही है। ग्लोबल मार्केट की भी अगर बात की जाए और इसके साथ साथ ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एक तेज़ी आप देख सकते हैं करीब 94.37 डॉलर जो है वो दर्ज किया गया है। 0.67% की जो बढ़त है वो दर्ज की गई है क्रूड में भी। तो मार्केट का हाल तो आपने जान लिया। बाजार का ना सिर्फ क्या स्थिति बनी हुई है, इसके अलावा यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट, एशियन मार्केट की भी अगर बात की जाए एक बढ़त फिलहाल हमने इनमें देखी है। फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। और आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की सुर्खियां फटाफट अंदाज में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में थोक महंगाई दर -0.52% रही है। इससे पहले जुलाई महीने में थोक महंगाई दर -1.36% रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। अगस्त में घरेलू हवाई यात्री यातायात में 22.81% की वृद्धि हुई है। DGCA के मुताबिक इस साल अगस्त में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 1,24,00,000 हो गई है, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,01,00,000 थी। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2023 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के बीच चीन से सौर मॉड्यूल आयात में 76% की गिरावट दर्ज की है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादक कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मौजूदा वित्त वर्ष में 38 लाख टन कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 2022-23 के उत्पादन के मुकाबले 20% ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC के नाम घोषित किए हैं। इन NBFC को चालू वित्त वर्ष में आकार आधारित नियमों के अंतर्गत ऊपरी श्रेणी में रख दिया है। ऊपरी श्रेणी में रखी गई NBFC में LIC हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और टाटा सन्स शामिल है। रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP दर के अनुमान को 6.3% पर बरकरार रखा है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.8% रही थी। RBI के मुताबिक अगस्त में अन्य देशों में भारत ने $1.21 बिलियन का निवेश किया है, जबकि जुलाई में भारत ने $1.82 बिलियन का निवेश किया था।
अडानी समूह ने ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में $50 अरब की निवेश की घोषणा की है। कंपनी यह निवेश 10 साल में करेगी और भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर से जुड़े सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब इकोनॉमी टुडे में बात करते हैं आज के फोकस की। G20 शिखर सम्मेलन की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर ये उपलब्धियों भरा रहा। अलग अलग उपलब्धियां हमने इसमें अर्जित की हैं और उसके हम कह सकते हैं जो परिणाम है अब धीरे धीरे सामने भी आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। वहीं वाराणसी की अगर बात की जाए तो यहाँ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप यानी SFWG की चौथी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सतत विकास हासिल करने के लिए अलग अलग विषय पर चर्चा की गई। बैठक में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिनिधियों ने काशी को सराहा और बैठक को भी सफल बताया। सतत विकास हासिल करने के लिए G20 के सभी सदस्य देश सामूहिक प्रयासों पर लगातार बल दे रहे हैं। वाराणसी में आयोजित चौथी सतत वित्त कार्य समूह यानी SFWG की 2 दिवसीय बैठक का उद्देश्य G20 सतत वित्त रिपोर्ट 2023 पर संयुक्त रूप से सहमति व्यक्त करना था, जो पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सिफारिशों के रूप में SFWG द्वारा किए गए कार्यों को समाहित करता है। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक के बारे में वित्त सलाहकार गीतू जोशी ने बताया कि यह वित्तीय बैठक काफी सफल रही। इसमें हमारा रिकमेंडेशंस फाइनल हुए हैं। हमारे 3 प्रायोरिटी एरियाज हैं, क्लाइमेट फाइनेंस, कैसे अधिक रिसोर्सेज बढ़ाए जाएं इसके लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके लिए कैसे बढ़ोतरी दी जाए फाइनेंसेस के लिए, और कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब स्किल्स वगैरह डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज के लिए। तो इन सब की रिकमेंडेशंस हमारे ग्रुप ने फाइनल करी है, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप ने फाइनल करी है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान SFWG ने 6 क्षेत्रों पर सिफारिशें की हैं, जिनमें जलवायु वित्त के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए तंत्र, हरित और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास और तैनाती को उत्प्रेरित करने के लिए नीतिगत उपाय और वित्तीय उपकरण, सामाजिक प्रभाव वाले निवेश साधनों को अपनाना, प्रकृति संबंधी डेटा और रिपोर्टिंग में सुधार, G20 तकनीकी सहायता कार्य योजना और जलवायु निवेश में डेटा संबंधी बाधाओं पर काबू पाना शामिल है। इस दौरान G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक में भाग ले रहे प्रतिनिधियों ने काशी को सराहा और इस बैठक को सफल बताया। Very impressed by Varanasi because we were on a boat on the Ganj at night, so we could see all the people like doing the prayers of the evening, and it was impressive. Let's put it this way, beautiful and impressive. And for the meeting, it's super well organized. So we are having good discussions. I hope we are progressing on the topic. Thank you there for the Indian presidency for their hospitality and for having us in this fourth meeting of the Sustainable Finance Working Group of the G20, where we've been discussing about how to financing the just transitions of our countries to have more resilient, sustainable and just and inclusive transitions to low carbon economies. G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप यानी SFWG का लक्ष्य वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए टिकाऊ वित्त जुटाना और हरित, अधिक लचीले और समावेशी समाजों और अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण को बढ़ावा देना है। समूह का मुख्य उद्देश्य निजी और सार्वजनिक टिकाऊ वित्त को बढ़ाने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य को आगे बढ़ाना है। हरकेश बहादुर सिंह, वाराणसी, डीडी न्यूज। तो वाराणसी में SFWG की अगर बात की जाए, क्योंकि इसके तहत भी कोशिश यही की जा रही कि किस तरीके से एक सतत विकास जो है उस पर हम अग्रसर हो सकते हैं और
अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूती मिल सकती है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हमने देखा इस तरह के कई जो फैसले हैं वो लिए गए, और फिर चाहे उसमें खासतौर से जब बात की जाती है कि किस तरह का फ़ायदा अर्थव्यवस्था को मिल सकता है या कैसे और मजबूती मिल सकती है, इसके लिए जो अलग अलग बैठकें हुई और अभी भी हम देख पा रहे हैं जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। फिर चाहे वाराणसी की बात की जाए, मुंबई में भी क्या कुछ कहा गया इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन अब रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ आर्थिक संवाददाता अजय कुमार मिश्रा का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अजय जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब हमने देखा कि G20 के दौरान कितनी उपलब्धियां हमने हासिल की हैं और कहीं ना कहीं एक जो बूम हम मान सकते हैं जो कि अर्थव्यवस्था को हमारी मिल रहा है, और इसी के तहत अब वाराणसी में भी हमने देखा किस तरीके से सतत विकास को लेकर तमाम जो G20 के देश हैं उन्होंने यहाँ पर अलग अलग जो 6 सिफारिशें हैं उनको भी शामिल किया, और कोशिश यही कि कैसे हम इस पर आगे और प्रगति के साथ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद। सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब यही है कि हम विकास की ऐसी धारा को बढ़ावा दें जो कि पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डाले। इसमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात ये कि भारत ने विकसित देशों से इस बात की अपील की है या फिर उन्हें याद दिलाया है कि जो आपने विकासशील देशों के लिए $100 अरब देने का वायदा किया था 2020 से लेकर के 2025 तक, अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। जब तक आप अपने फाइनेंस के मोर्चे पर किए गए वायदे को पूरा नहीं करेंगे, तब तक विकासशील देश अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाएंगे और उन्हें ये वित्त जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाए। तो जो पहली सिफारिश आपने बताई कि टाइमली जो सस्टेनेबल फाइनेंस है उसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाए, वो हमारा पहला फोकस है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि लगातार हमने कई एक्सपर्ट से जब बात की तो चीन ने कई सारे मुद्दों पर भारत की G20 प्रेसिडेंसी को रोकने की कोशिश की। हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 9 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कई मुद्दे पर, कई सारे विषयों पर टिप्पणियां की और भारत के इस राह में अड़ंगा लगाने की कोशिश की। लेकिन सस्टेनेबल फाइनेंस की जो कल की बैठक हुई इसमें चीन और अमेरिका दोनों ही को-चेयर हैं और दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। यानी अब G20 की प्रेसिडेंसी में जो रिकमेंडेशन स्वीकार किया गया है उसको चाइना अब देर से ही सही लेकिन भारत के साथ आता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी और अंतिम बात ये कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के केवल बातें करना जरूरी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के लिए पैसा कहां से आए, फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग उसी की व्यवस्था करती है और मुझे उम्मीद है कि जो रिकमेंडेशंस G20 प्रेसिडेंसी में स्वीकार किए गए हैं वो एक बहुत लंबी समय तक पूरे दुनिया का मार्गदर्शन करते रहेंगे कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है, जो सस्टेनेबल फाइनेंस है, उसकी व्यवस्था के लिए कैसे सारे देश एक साथ मिलकर के आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ जैसा आपने कहा जो क्लाइमेट फाइनेंस की अगर जब हम बात करते हैं, कैसे इसको और सरलता से जो हमारे दर्शक हैं वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि भागीदारी सभी की रहती है, लेकिन कई इस तरह की जब हम बात करते हैं कि कितना और ज़्यादा लाभ मिल रहा है, हर कोई जान रहा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है कैसे तेज़ी से उभर रही है, लेकिन जब इस तरह की जो बैठकें होती हैं और उनका हम कहीं के जो निचोड़ निकल कर आता है वो भी जानना ज़रूरी। मुझे लगता है कि न केवल G20 बल्कि जितने भी वैश्विक मंच इस वक्त वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है पूरी दुनिया के सामने वो क्लाइमेट फाइनेंस है। क्योंकि हमने देखा कि बहुत दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह से पर्यावरण को लेकर के गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कहीं पर बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या आई है। अभी फिलहाल आप देखिए जिस वक्त G20 की मीटिंग चल रही है, चीन में बहुत ही बड़े स्तर पर बाढ़ का सामना करना पड़ा है। उससे पहले आपने देखा कि दक्षिण अफ्रीका और कई जगह पे जंगलों में आग लगने के मामले आए। खुद अमेरिका को बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। भारत में कई सारे चक्रवाती तूफान हैं जिनका हमने बहुत ही अच्छी तरह से उसको टालने की कोशिश की। तो जब भी इकोनॉमीज बढ़ती हैं तो ये जो पर्यावरण से संबंधित चैलेंजेस हैं वो दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए सब ये कह रहे हैं कि आप कम से कम कार्बन उत्सर्जन कीजिए। पहले क्या होता था कि जो वेस्ट है वो भारत को लेक्चर करता था, जो दूसरे विकासशील देश हैं उनको लेक्चर करता था कि आप लोग सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। लेकिन भारत ने इस G20 के मोर्चे पर यह साबित करके दिखाया है कि जितने विकास दर हमारी है उसके हिसाब से हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ही कम है। और अगर शेयर की बात करें तो 2 से 3% ही कार्बन उत्सर्जन भारत अपनी तरफ से कर रहा है। और इस तरह से हम फोकस कर रहे हैं सोलर अलायंस पे, बायोफ्यूल अलायंस पे, तो ये हम पूरी दुनिया को एक साथ लाना चाहते हैं सस्टेनेबल क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। और सबसे बड़ी बात है जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो पैसे जो हैं जो विकसित देशों से आने हैं
वो अब हिला नहीं आ पा रहे हैं और उसी पर जोर देता हुआ भारत नजर आ रहा है। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है पर्यावरण के संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप विकास कर लें और आपकी तबीयत खराब हो जाए तो फिर वो आपके जैसे घर के विकास का कोई मतलब नहीं होता है एक खराब स्वास्थ्य के बीच में पैसे कमाना। इसी तरह से पूरी दुनिया के लिए भी समझना जरूरी है कि अब पर्यावरण को हानि पहुंचा करके अगर आप थोड़ा बहुत आर्थिक विकास कर भी लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर भी लेते हैं, तो बहुत ज्यादा मानवीय लिहाज से उसको एक विकास का संपूर्ण विकास नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल, आवश्यकता आज के समय में संपूर्ण विकास की, जिसके लिए प्रतिबद्धता जो है G20 के देश जता रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से देखिए लगातार जो फायदा है इन बैठकों के जरिए मिल रहा है और जो एक बदलाव है वो भी हम देख पा रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन के बाद भी। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बन रहिए DD न्यूज़ पर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कमेंट टुडे में। वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक मुंबई में आयोजित की गई। बैठक से पहले MSME को मजबूती देने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विषय पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें आर्थिक मामलों के विभाग में सलाहकार चंचल सरकार ने कहा कि DPI और MSME भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। We have seen the very high quality discussions on these two symposium where it was highlighted how digital public infrastructure can contribute to the growth of SME sectors, and how SME sector, despite being the major contributor in terms of employment generation and opportunity creation across the world, more than 50% employment are generated across the globe by the SMEs, but yet they face enormous amount of challenge in terms of accessing finance. वहीं देश में खाद्य कीमतों को नियंत्रण में रखें और उचित भंडारण बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। खाद्य वितरण प्रणाली के सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि देश में खासतौर से चीनी, चावल और गेहूं के पर्याप्त भंडारण मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कीमतों को बढ़ने से रोकने और आवक बनी रहे, इसके लिए थोक विक्रेताओं पर भंडारण की सीमा भी तय की गई है। इसके साथ उन्होंने इस तरह की खबरों से इनकार किया कि कम मानसून और खराब मौसम के चलते खरीफ की फसल में कम पैदावार हो सकती है। हमारे संवाददाता अनुज यादव से उन्होंने खास बातचीत की। भारत सरकार के खाद्य सचिव इस समय हमारे साथ हैं और सर, कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जो चीनी, चावल और गेहूं की कीमतें हैं उनको नियंत्रण में रखने के लिए और पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए। सर, क्या कुछ वो बड़े फैसले हैं अगर बात करें? और कुछ अफवाहें भी हैं बाजार के अंदर कि मानसून कम होने के चलते आने वाले समय में पैदावार कम होगी। सरकार इस बात को किस तरीके से साफ करना चाहती है कि कोई कमी नहीं है? गेहूँ, चावल और चीनी और खाद्य तेल, इन सभी कमोडिटीज़ का पर्याप्त उपलब्धता हमारे देश में है। चीनी की बात करें तो चीनी की उपलब्धता अभी आज की तारीख में 85 लाख टन है और 85 लाख टन आने वाले 3.5 महीनों के लिए पर्याप्त है। हमारी जो खपत है वो करीबन देश में 22 से 23 लाख टन की होती है। अगर हम 2-3 लाख अधिक भी कर लें फेस्टिव सीज़न के कारण, तब भी ये 85 लाख टन अगले 3.5 महीने के लिए पर्याप्त है। और आप जानते हैं कि अगले महीने हमारी क्रशिंग शुरू हो जाएगी शुगर मिल्स में और चीनी अधिक आनी भी शुरू हो जाएगी। गेहूं का देखें तो गेहूं का आज हमने जो निर्णय लिया है, हमने स्टॉक लिमिट्स लगाई थी क्योंकि हमने देखा कि कई ऐसे व्यक्ति थे जो ट्रेडर्स और होलसेलर्स जो कि मौके का फ़ायदा उठाकर कुछ ज़्यादा
होर्डिंग कर रहे थे, तो उनको चेक में रखने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई गई थी पिछले जून के महीने में। और उसके बाद 3000 टन का स्टॉक लिमिट था होलसेलर और ट्रेडर के लिए, तो वो हमने 9 महीने के लिए लगाया था अप टिल 31 मार्च। तो हमने देखा कि अभी 3 महीने निकल गए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आने वाले 6 महीनों के लिए उसको 1/3 कम कर दिया गया है। तो अब होलसेलर और ट्रेडर और बिग चेन रिटेलर जिसको कहते हैं, उनको ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो अपना स्टॉक 2000 टन तक रखें, और उनको 1 महीने का समय दिया गया है कि अगले आने वाले 1 महीने में जो उनका स्टॉक है वो 3000 से कम करके 2000 टन तक लाएं। और उससे ये भी संदेश दिया जा रहा है कि जो उनके पास एक्सेस स्टॉक है, जिसके कारण से हमारे देश में कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि शॉर्टेजेस हैं, उसके चलते वो स्टॉक मार्केट में आएगा और उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें भी नियंत्रण में रहेंगी। तो कुल मिलाकर खाद्य सचिव ने यह बात साफ की है कि देश के अंदर जो अफवाहें फैल रही हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। चीनी, चावल और गेहूं की जो कीमतें हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए और पर्याप्त भंडारण बनाए रखने के लिए सरकार ने पहले भी कई बड़े कदम उठाए हैं और लगातार ये कदम उठाए जा रहे हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आगामी 17 सितंबर को नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। पीएम गति शक्ति योजना से भी देश में कारोबार के लिए आवाजाही की लागत को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने पहली बार देश में लॉजिस्टिक्स की कीमत को कम करने की रणनीति के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पहल की है। भारत की कोशिश है कि भारत को विश्व बैंक के लॉजिस्टिक इंडेक्स में 2030 तक दुनिया के सर्वोच्च 25 देशों में शामिल किया जाए। इस मिशन की अगुवाई कर रहे हैं विशेष सचिव सुमित देवरा ने बताया कि पीएम गति शक्ति की समीक्षा के लिए वाणिज्य मंत्रालय अब तक 55 बैठकों में 11 लाख करोड़ रुपए की परियोजना की समीक्षा कर चुका है। We have had 55 meetings as on date in the last less than 2 years since the launch of the Prime Minister's Gati Shakti program. We meet regularly. We've looked at about 107 projects. These are all big infrastructure projects, and 106 of them are more than 500 crore rupees each. And the one project, the 107th, is the project which actually subsumes 196 connectivity projects of railways under the energy corridor. And all of these are valued at around 11 lakh crore rupees, and we have looked at all of these from Gati Shakti principles point of view to be able to fulfill the vision of the Honorable Prime Minister to bring about multimodal connectivity of infrastructure, not duplicating infrastructure, faster planning, Gati in planning and speed in implementation. तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ गति शक्ति बल्कि उसी गतिशीलता के साथ हम मान सकते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी समावेशी और सतत विकास की तरफ आगे बढ़ रही है। फिलहाल आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। नमस्कार।